उसके लिए उन्होंने बार बार कल्पना की थी कि भारत स्वदेशी होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, भारत का किसान, भारत का मजदूर गौरव के साथ इस देश में रह सके, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, न्याय मिले और न्याय की व्यवस्था ऐसी हो जो तत्काल संभव हो, ऐसी उन्होंने कल्पना की थी। और एक राम राज्य की प्रस्तुति उन्होंने अपने कल्पना के हिसाब से व्याख्यानों के माध्यम से की थी। गांधी जी से बार बार पूछा जाता था कि आजादी आएगी फिर आप क्या करेंगे, तो कहते थे राम राज्य लाने की काम करूंगा। तो दुर्भाग्य गांधी जी का और हमारे देश दोनों का यह था कि आजादी आने के थोड़े दिन के बाद ही उनकी हत्या हो गई और उनका काम कुछ अधूरा सा छूट गया। गांधी जी की मृत्यु के बाद उसी गांधी जी के कल्पना को साकार करने का काम हम लोगों ने शुरू किया है स्वदेशी अभियान और आंदोलन के माध्यम से। मैं इसी में लगा हुआ हूं। यह अभियान महात्मा गांधी के आश्रम से शुरू हुआ सन 1992 में 8 जनवरी को। गांधी जी का भारत देश में 2 आश्रम, एक तो सेवाग्राम वर्धा है और दूसरा साबरमती अहमदाबाद। सेवाग्राम वर्धा से यह अभियान शुरू हुआ था। भारत देश में इस अभियान की हमें जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत ऐसे पड़ी कि भारत देश आजादी के 60 साल के बाद भी जिन व्यवस्थाओं में चल रहा है वो व्यवस्थाएं स्वदेशी नहीं। जैसे उदाहरण के लिए गांधी जी को एक बार आजादी मिलते ही, जैसे 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, ये हम सब जानते। वो दिल्ली से हजारों मील दूर एक छोटे से गांव में थे। उस गांव का नाम है नोआखाली। ये नोआखाली गांव बंगाल में, अभी वो बांग्लादेश में चला गया। जानते हैं कि 1971 में बंटवारा हो गया तो बांग्लादेश का एक हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया था अब वो बांग्लादेश का हो गया। तो बंगाल के एक छोटे से गांव नोआखाली में थे। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का एक बहुत सीनियर रिपोर्टर गांधी जी का इंटरव्यू लेने आया था। तो उसने गांधी जी से प्रश्न पूछा कि अब आजादी आ गई है, क्या होगा, आजादी मिलते ही क्या होगा? तो गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिलते ही सबसे पहले अंग्रेजों के बनाए गए जो कानून भारत में चल रहे हैं, इन कानूनों को कलम की एक नोक से हम खत्म कर दें। अंग्रेजों के बनाए हुए जो कानून इस देश में चल रहे हैं, कलम की एक नोक से वो सब कानून हम खत्म कर दें। तो उस अंग्रेजी पत्रकार ने पूछा गांधी जी से कि कितने अंग्रेजी कानून इस देश में हैं जिनको आप खत्म करेंगे? तो गांधी जी ने कहा 34,735। 34,735 कानून अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए, हम उनको कलम की एक नोक से खत्म कर देंगे, अब हमारे देश में स्वराज आ गया। दुर्भाग्य हमारे देश का यह हुआ कि गांधी जी तो खत्म हो गए, लेकिन वो अंग्रेजों के बनाए गए 34,735 कानून आज भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। उनमें से एक भी कानून खत्म नहीं हुआ। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इस देश में, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, वो वैसे का वैसा ही चल रहा, बस उसका नाम बदल गया, अब उसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट, वो वैसे का वैसा ही चल रहा है। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट, किसानों से जमीन छीनने का कानून, वो वैसे का वैसा ही चल रहा है। अंग्रेजों ने बनाया इनकम टैक्स एक्ट का कानून, वैसे का वैसा ही है। सेंट्रल एक्साइज एक्ट का कानून वैसे का वैसा ही है। ऐसे सब के सब कानून हैं। एक कानून बहुत खतरनाक है जो चल रहा है इस देश में। अंग्रेजों ने भारत की गाय को काटने के लिए एक कानून बनाया था, और वो गाय को काटने का कानून अंग्रेजों के जाने के 60 साल के बाद भी चल रहा है। अंग्रेजों के जमाने में जब गाय को कत्ल होता था तो एक दिन में लगभग 30 से 35 हजार गाय काटी जाती थी। अब अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस भारत देश में एक दिन में 3.5 से 4 लाख गाय कट जाती। अंग्रेजों के समय में 30,000 गाय कटती थी एक दिन में। अब अंग्रेजों के जाने के 60 साल के बाद इस देश में 3.5 लाख गाय हर दिन कट जाती। हर दिन 3.5 लाख गाय इस देश में कट जाती। छत्तीसगढ़ से एक ट्रक भर भर के गाय जाती है और रोज कटती। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं इसी क्षेत्र से ट्रक भर भर के रोज गाय जाती है और कट जाती है। महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, ऐसे भारत में 35 राज्य हैं। सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर गाय का कत्ल होता है।
अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था, अंग्रेजों के बाद भी ये कानून चल रहा है। हमारे भारत देश में हर दिन जो 3.5 लाख गाय कटती है, अगर साल का आप हिसाब निकालें तो 365 में 3 लाख का गुणा कर लीजिए, 3.5 लाख का गुणा कर लीजिए। और ये गाय काटने के बाद मांस बनता है, करीब 72 लाख मीट्रिक टन गाय का मांस उत्पन्न होता है। वो मांस भारत में बिकता है और भारत के बाहर भी बिकने के लिए चला जाता है। आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी आबादी है जो गाय का मांस खाती है। जैसे अमेरिका में रहने वाले लोग, यूरोप में रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर गाय का मांस खाते हैं। अमेरिका और यूरोप में भी गाय होती है, लेकिन वो अपनी गाय का मांस नहीं खाते। यूरोप और अमेरिका के लोग गाय का मांस खाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी गाय का मांस खाते हैं। वो अमेरिकी गाय का मांस नहीं खाते। क्यों? अमेरिकी और यूरोपियन गाय का मांस खाएं तो बीमारी बहुत भयंकर हो जाती है और उस बीमारी में आदमी की मौत हो जाती है। कारण क्या है? अमेरिकी और यूरोपियन जो गाय है उसको खुद बीमारियां बहुत रहती है। जैसे अमेरिका और यूरोप की गाय को एक बीमारी होती है, उसमें सींग पक जाता है, उसका जो खुर है वो भी पक जाता है। सिर पका, खुर पका उसको कहते हैं। ये बीमारी के कारण वहां जो गाय का मांस होता है उसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत होता है और वो वायरल इन्फेक्शन से वाला पीड़ित और दूषित मांस अगर खाएं तो खुद को भी बीमारी आती है, वहां लोग मर जाते हैं। इसलिए वो अपने देश की गाय का मांस नहीं खाते। तो उनको गाय का मांस तो खाना, लेकिन अपने देश की गाय का नहीं खाते, भारत की गाय का मांस खाते। तो भारत की सरकार के साथ अमेरिकी और यूरोप की सरकारों ने एक समझौता कर रखा है। उस समझौते के तहत यहाँ गाय कटती है और उसका मांस यूरोप और अमेरिका चला जाता है और वहां उसको खाया जाता है। परिणाम क्या होता है? भारत में अगर गाय कटे और इस गाय का मांस यूरोप और अमेरिका में जाए तो इस देश में गोरक्षा करने वाले, गो संवर्धन करने वाले और गो संरक्षण की बात करने वालों के सामने बहुत बड़ी तकलीफ की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं ऐसा ही एक व्यक्ति हूं जो मानता हूं गोरक्षा होनी चाहिए, गो संवर्धन होना चाहिए, गो संरक्षण होना चाहिए, लेकिन हर दिन मुझे ये कचोटता है कि मैं रात को सोकर जब सवेरे उठता हूं तो 3.5 लाख गाय कट चुकी होती। उसके लिए हमारे देश में 3600 कत्ल खाने चलते हैं, जिनको भारत की सरकार ने बाकायदा लाइसेंस दिया हुआ है। 3600 कत्ल खाने ऐसे चलते हैं जिनको सरकार का लाइसेंस है और 36,000 कत्ल खाने ऐसे चल रहे हैं जो बिना लाइसेंस के गैर कानूनी। तो 36,000 कत्ल खाने गैर कानूनी, 3,600 कत्ल खाने कानून के हिसाब से कुल मिलाकर इतने कत्ल खाने हैं कि गाय का कत्ल होता ही रहता है। एक एक कत्ल खाना इस देश में इतना बड़ा है कि एक ही दिन में 10-10 हजार गाय को काट देते हैं। मैंने मेरी आंखों से देखा है, मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा कत्ल खाना है देवनाथ, वहां एक दिन में 10,000 गाय कट जाती है। यहां से ज्यादा दूर नहीं है, कलकत्ता नाम का एक शहर है, बंगाल की राजधानी। कलकत्ता में एक कत्ल खाना है मोरी ग्राम में, वो एक दिन में 15,000 गाय काट देता है। और कलकत्ता के नजदीक में आप जानते हैं बांग्लादेश की सीमा है, तो मैंने बांग्लादेश की सीमा पर जाकर देखा है हर दिन भारत की हजारों गाय कलकत्ता से या बंगाल की सीमा से बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के 3-4 किलोमीटर के अंदर ही कत्ल खाने लगे हुए हैं लाइन से, और वहां सीधे उनका कत्ल करके मांस को डिब्बों में भर के वापस बेच दिया जाता है। हर दिन ये होता है। एक बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मेरे बहुत अच्छे दोस्त कमांडिंग ऑफिसर हुए, उन्होंने मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया कि तुम आओ और देखो गाय का कत्ल कैसे होता है। तो बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर मुझे वो 8-10 दिन घुमाने के लिए ले गए। सवेरे से शाम तक मैं देखता था हर जगह जहां सीमा खुली हुई है हजारों भारत की गाय कसाई लोग हाँक के लेके जाते हैं। बांग्लादेश की सीमा में जैसे ही वो गाय प्रवेश करती है तो तुरंत वहां कत्ल खाने बने हुए हैं और खट काट के उसका मांस डिब्बों में पैक करके वहां से बेच दिया जाता है। हर दिन ये होता है। इस देश में जहां भगवान राम का जन्म हुआ हो, जिस देश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया हो और भगवान कृष्ण ने गोपालन को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया हो, और इस देश में ग्वाले को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया हो, महावीर स्वामी की जो जन्मस्थली हो भारत, जिन्होंने अहिंसा का संदेश सारी दुनिया को दिया हो, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली हो भारत,
जिन्होंने अहिंसा की बात सारी दुनिया को बताई हो, उस देश में करोड़ों गायों का कटना बहुत तकलीफ की बात है और सीधे अधर्म के साथ जुड़ा। इस गाय के कत्ल होने से आप बोलेंगे जी फायदा किसको है? इस गाय के कत्ल होने का सबसे बड़ा फायदा कसाईयों को मिलता है। आप जानते हैं कसाई एक गाय छत्तीसगढ़ से 200 रुपए में खरीदता है, 300 रुपए में खरीदता है। 200-300 रुपए में खरीदी हुई गाय को जब काटकर वो मांस के रूप में बेचता है तो उसको 10 से 12 हजार रुपए की इनकम आराम से हो जाती है। तो 200-500 रुपए में गाय मिल जाए और 10-12 हजार रुपए की कमाई हो जाए तो कसाईयों के लिए ये सबसे बड़ा धंधा है। और कसाईयों के संरक्षण के लिए भारत की सरकार काम कर रही है। ये दुर्भाग्य और तकलीफ की स्थिति इस देश में है कि भारत की सरकार कसाईयों के संरक्षण के लिए काम कर रही है और सरकार ये कहती है कि ये कसाई गाय काटते हैं, इसका मांस जब विदेशों में एक्सपोर्ट होता है तो भारत सरकार कहती है हमको उसमें से टैक्स मिलता है, आमदनी होती है, डॉलर्स में आमदनी होती है। तो सरकार और कसाई दोनों एक साथ मिलकर इस देश में गाय को कट रहे हैं, कटवा रहे हैं। और इस देश में सरकार किसी भी पार्टी की आए, आजादी के 60 साल में आपने देखा है सभी पार्टियों की सरकार इस देश में आ चुकी है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको शासन करने का मौका इस देश में नहीं मिला। किसी ने भी गाय का कत्ल रोकने के लिए कुछ नहीं किया। संसद में कुछ ऐसे सांसद आए जिन्होंने समय समय पर गाय का कत्ल रोकने के लिए कानून बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी कानून को फलश्रुति तक पहुंचने नहीं दिया गया। एक बार हमारे देश में एक बड़े सांसद हुआ करते थे महावीर त्यागी, जो अपक्ष माने बिना किसी पक्ष के चुनकर आते, निर्विरोध चुनकर आते, सोनीपत से वो सांसद हुआ करते। संसद में उन्होंने पूरी ताकत और मेहनत लगा के गाय रक्षा का कानून बनना चाहिए इसके लिए विधेयक लाए और उनके विधेयक पर बार बार बहस हुई। बहस के अंतिम दिनों में वोट पड़ा। ज्यादातर सांसद इस पक्ष में थे कि गाय का कत्ल बंद हो जाना चाहिए, लेकिन हर बार उस विधेयक को रोक दिया गया। और वो रोक कोई साधारण स्तर पर नहीं हुई, भारत के प्रधानमंत्री के स्तर पर। एक बार भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा कि अगर ये गोरक्षा का कानून बना तो मैं कल इस्तीफा दे दूंगा। माने ये कानून नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि गाय का मांस बेचकर जो कमाई हमें होती है वो कमाई बंद नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के शिष्य थे और महात्मा गांधी खुद कहा करते थे कि अगर कोई कसाई गाय को काटता है तो पहले मुझे काट दे, गाय बाद में कटे। ये महात्मा गांधी की तीव्रता थी गाय को बचाने की। लेकिन दुर्भाग्य महात्मा गांधी का यह था कि वो तो गाय की रक्षा चाहते थे। उनके जो चेले गांधी जी का नाम लेकर सरकार में आए, उन्होंने गाय की रक्षा करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। एक बार गांधी जी के बहुत नजदीकतम अनन्य व्यक्तियों में से एक, जिनको गांधी जी प्रथम सत्याग्रही कहते थे, आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर मुंबई के कत्लखाने को बंद कराने का, देवनार कत्लखाने को बंद कराने का काम किया था, जहां 10,000 गाय रोज कटती है। और श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने आमरण उपोषण किया था। लेकिन आप जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी बात को नहीं सुना और विनोबा जी को यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। चक्कर क्या है? सरकारें क्यों नहीं मानती ये गोरक्षा की बात? इस प्रश्न पर मैं पिछले 10-12 वर्षों से अभ्यास करता हूं कि हमारे देश की सरकारों को क्या तकलीफ है कि गाय का कत्ल अगर बंद हो जाएगा तो सरकार को कितना बड़ा, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो पता चला कि सरकार को नुकसान तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि गाय की रक्षा अगर होने लगे तो इससे ज्यादा फायदा हो जाएगा। नेताओं को व्यक्तिगत रूप से बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि इस देश में जितने बड़े कत्लखाने चल रहे हैं वो सब भारत के नेताओं के पैसे से चल रहे हैं। आप अगर चाहें तो आंध्र प्रदेश के कत्लखानों को देखकर आए। आंध्र प्रदेश में जितने भी कत्लखाने चल रहे हैं वो आंध्र प्रदेश के सारे बड़े नेताओं के पैसे से चल रहे हैं। कर्नाटक में जो कत्लखाने चल रहे हैं, बंगाल में जो कत्लखाने चल रहे हैं, आसाम में जो कत्लखाने चल रहे हैं, वो सब नेताओं के पैसे से चल रहे हैं। मतलब गाय का कत्ल होकर जो आमदनी हो रही है वो भारत के नेताओं की जेब में जा रही है और ये नेता संसद और विधानसभाओं में हावी है, इसलिए गोरक्षा का कानून बनने नहीं देते।
यही अंग्रेजों के समय में होता है। अंग्रेजों ने इस देश में गाय का कत्ल करना शुरू कराया 1760 में। 1760 में अंग्रेजों की सरकार बन गई थी इस देश में। बंगाल में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी और उनकी हुकूमत आ गई थी। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला अधिकारी जो भारत में था, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसने 1760 में गाय का कत्ल करने का कानून बनाया इस देश में। और सबसे पहला कत्ल खाना इस देश में 1760 में खुला कलकत्ता में, जो आज भी चालू है। उस समय उस कत्ल खाने में मुश्किल से 3 से 4 हजार गाय रोज कटती थी। आज उस कत्ल खाने में 15,000 गाय रोज कटती है। वो कत्ल खाना 1760 का है, 2007 में भी चल रहा है। इस कत्ल खाने को खुलवाने वाला जो अंग्रेज था रॉबर्ट क्लाइव, उसको उसके पिताजी ने एक बार पूछा कि तुमने ये भारत में क्या काम शुरू करा दिया, गाय का कत्ल करना। तो उसने कहा इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि हम अंग्रेजों को खाने के लिए गाय का मांस मुफ्त में मिल जाता है, इसलिए ये कत्ल खाने हमने शुरू कराए हैं। दूसरा फायदा यह है कि भारत का किसान और भारत देश का पूरा समाज गाय केंद्रित है। ये भारत का पूरा किसान वर्ग और भारत का समाज गाय को अपनी माता मानता है। मां जो है वो सभी व्यवस्था के केंद्र में होती है। तो गाय को माता मानने वाला समाज इस पूरी गाय के आसपास ही घूमता है। तो अगर हम इस केंद्र को ही खत्म कर देंगे तो भारत के समाज को खत्म करना आसान हो जाएगा, और भारत के समाज को खत्म करेंगे तभी भारत हमारा गुलाम बनेगा। इसलिए तो एक तरफ हमको गाय का मांस खाने को मुफ्त में मिलता है, दूसरा भारत की व्यवस्था पूरी की पूरी गाय के चारों तरफ घूमती है, इसलिए गाय को मारना बहुत जरूरी है। ये उसने उत्तर दिया अपने बाप को। थोड़े दिन के बाद रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड जाना पड़ा और लंदन की संसद में उसका एक वक्तव्य हुआ। उस वक्तव्य में उसने कहा कि भारत को अगर आर्थिक रूप से समाप्त करना है तो गाय को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो लंदन की संसद में उसने 3.5 घंटे का भाषण दिया हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो अंग्रेजों का एक सांसद हुआ करता था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने उसको पूछा कि तुम ऐसा क्यों मानते हो? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि देखिए, भारत की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि है, खेती है। वो आज भी है, आज से 400 साल पहले भी थी। आप जानते हैं कि भारत का जो कुल जीडीपी है 400 साल पहले 80% उसका खेती में से ही आता था। अब आजादी के 60 साल के बाद भी हमारे जीडीपी का लगभग 60% खेती में से ही आता है। तो वो कहता था कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर चलती है। खेती है जिसमें से 14,000 वस्तुएं भारत में पैदा होती है। 14,000 चना है, दाल है, मटर है, गेहूं है, चावल है, कपास है, ऐसी 14,000 वस्तुएं भारत के खेत में पैदा होती हैं। इन वस्तुओं को पैदा करने की ताकत गाय के गोबर में है, गाय के मूत्र में है। तो भारत के किसान गाय का गोबर, गाय का मूत्र उपयोग करते हैं। ये वस्तुएं उत्पादन होती हैं, इन्हीं वस्तुओं से उद्योग चलते हैं। आप जानते हैं अगर कपास पैदा होगी तो कपड़ा बनाने की फैक्ट्री चलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी। जो कपास ही ना हो तो कपड़ा किससे बनेगा? तो अंग्रेज कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव कि भारत में जितने भी उद्योग चलते हैं वो सब खेती पर आधारित है, और इन उद्योगों को खेती पर आधारित होने के लिए खेती गाय पर आधारित है। तो अगर गाय को खत्म कर दो तो खेती खत्म हो जाएगी, खेती खत्म हो जाए तो भारत के उद्योग भी खत्म हो जाएंगे। भारत के उद्योग खत्म हो गए तो भारत के लोग गरीबी और बेरोजगारी में फंस जाएंगे, और ये लोग अगर गरीब और बेरोजगार हो गए तो इन सब भारतवासियों को हम कभी भी ईसाई बनाएंगे और ये बहुत खुशी के साथ ईसाई बन जाएंगे। तो भारत का धर्म और संस्कृति हमेशा के लिए मिट जाएगा और ये भारत हजारों साल तक हमारा गुलाम हो जाएगा। ये भाषण रॉबर्ट क्लाइव ने दिया हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में। तो अंग्रेजों की सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव को शाबाशी दिया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, गाय को कत्ल करना शुरू करवा दिया। तो अंग्रेजों ने गाय का कत्ल शुरू कराया तो इसके पीछे उनकी बहुत षड्यंत्रकारी दृष्टि थी कि भारत की कृषि व्यवस्था को खत्म करना, भारत के उद्योग और व्यापार को समाप्त करना, इसलिए गाय को कत्ल करा। गांधी जी ने जब इस देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया तो गांधी जी का यह संकल्प था कि जिस दिन भारत आजाद होगा, अंग्रेज भारत से छोड़कर जाएंगे, तो इस देश में गाय का कत्ल सबसे पहले बंद किया जाएगा और उसका कानून सबसे पहले बनाया जाएगा। दुर्भाग्य से गांधी जी चले गए, वो गाय का कत्ल करने वाला कानून आज तक नहीं गया, वो कानून आज भी चल रहा। और कानून कैसा विचित्र है, कानून ऐसा है कि अगर आप गाय को डंडे से मारो तो आपको जेल हो जाएगी,
लेकिन गाय को कत्ल कर दो तो कुछ नहीं होने वाला। आपको सुनकर हंसी नहीं आती? कैसा विचित्र कानून। गाय को डंडे से मारोगे तो जेल हो जाएगी, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत, एनिमल क्रूएलिटी एक्ट। गाय को डंडे से मारा तो जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन उसको तलवार से काट दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानून है कि गाय का कत्ल करो। तो इसलिए कसाई क्या करते हैं, गाय को डंडे से नहीं पीटते, उसको सीधे ही काट देते। और आज तक किसी कसाई को इस देश में सजा नहीं होती, जेल नहीं। तो ये जो कानून अंग्रेजों के समय से चला आ रहा, आजादी के 60 साल के बाद भी भारत की संसद ने इस कानून को नहीं बदला, तो मेरे जैसे कुछ लोगों ने इस कानून को बदलने का काम करने का प्रयास किया। और आज से लगभग 8 साल पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा किया। पहले हाई कोर्ट में एक मुकदमा हुआ, गुजरात के उच्च न्यायालय में एक मुकदमा किया गया, और वो मुकदमा गुजरात उच्च न्यायालय में चला। उस मुकदमे में कसाई लोग हार गए और हमारे जैसे लोग जीत गए। हम जीत गए, कसाई हार गए। गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि गाय का संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, कत्ल इसका बंद होना चाहिए। तो कसाईयों ने क्या किया, इस मुकदमे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, और सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को लड़ने के लिए 3 संस्थाएं तैयार हुई। एक संस्था अखिल भारत कृषि गो सेवा संघ, इसका मुख्य कार्यालय सेवाग्राम वर्धा में। मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं पिछले कई वर्षों से। तो अखिल भारत कृषि गो सेवा संघ एक संस्था। दूसरी संस्था तैयार हुई अहिंसा आर्मी ट्रस्ट। एक बहुत बड़े जैन संत हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, दिगंबर जैन संत है, उनकी बनाई हुई संस्था है अहिंसा आर्मी ट्रस्ट। और एक तीसरी संस्था गुजरात सरकार। तो अखिल भारत कृषि गो सेवा संघ, अहिंसा आर्मी ट्रस्ट और गुजरात सरकार, तीनों ने मिलकर भारत के सब कसाईयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया। उस मुकदमे में कसाईयों की तरफ से यह था कहने का कि गाय का कत्ल करना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, कोई इसे कैसे छीन सकता है। और कसाईयों ने कहा कि यह हमारा मौलिक अधिकार इसलिए है कि हमारा जीवन इसी से चलता, और जीवन जीने का अधिकार अगर संविधान में है तो गाय का कत्ल करना हमारा मौलिक अधिकार, इसे कोई नहीं छीन सकता। इस आधार पर उनका मुकदमा था। हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट में यह बहस किया तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को यह कहना था कि अगर गाय का कत्ल करना इन कसाईयों का मौलिक अधिकार है तो जेब काटना मेरा मौलिक अधिकार है, क्योंकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अगर ये कसाई कहते हैं कि अपना जीवन चलाने के लिए गाय का मांस बेचना इनका मौलिक अधिकार है, तो मैं कहता हूं कि जेब काटना मेरा मौलिक अधिकार है, क्योंकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार आदमी हूं और पढ़ा लिखा बेरोजगार। भारत सरकार ने मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाया है और इंजीनियरिंग पढ़कर मैं निकला हूं, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। और मेरे जैसे इस देश में लाखों नौजवान हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, तो मैं कल को जेब काटना शुरू करूं और मैं कहूं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्वीकृति देगा? दूसरी बात, कल को मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जी मेरे खाने पीने की व्यवस्था मुझे करनी है और रोजगार मेरे पास है नहीं, तो मैं किसी के घर में डकैती डालता हूं और वो मेरा मौलिक अधिकार है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी परमिशन देगा? मैं किसी की जेब काटूं, किसी के घर में डकैती डालूं, किसी के घर में चोरी करूं, किसी को मार पीट के उसका धन छीन लूं, गरीबों को सताऊं और अमीरों को डरा के उनसे पैसे वसूलना शुरू करूं, गुंडागर्दी शुरू कर दूं, और मैं कोर्ट को कहूं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है क्योंकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मुझे अपना भरण पोषण करना ही है, तो इस देश के जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं सीआरपीसी के, वो सब बेकार हो जाएंगे। क्योंकि हर एक क्रिमिनल यही कहेगा कि ये मेरा मौलिक अधिकार है। मैं जेब कतरे को पकड़ के लाऊंगा, कोर्ट के सामने वो खड़ा होकर रोने लगेगा, साहब जी ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। मैं किसी डकैत को पकड़ के लाऊं, किसी चोर को पकड़ के लाऊं, किसी गुंडे मवाली को पकड़ के लाऊं, सब यही कहेंगे कि ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। तो फिर क्रिमिनल लॉज का क्या होगा, आईपीसी का क्या होगा, सीआरपीसी का क्या होगा? तब सुप्रीम कोर्ट को सोचने के लिए एक मुद्दा मिला। उन्होंने कहा यस यू हैव सम वैलिड पॉइंट्स। तो मैंने कहा आप हमारा पिटीशन एडमिट करें। कोर्ट ने पिटीशन एडमिट किया। 7 बरस उस पर बहस चली, 7 साल। और 7 साल ये बहस ऐसे चली कि जो कसाई थे उनके पास हिंदुस्तान के सारे बड़े वकील
ऐसे ऐसे वकील जो एक दिन में 25 लाख रुपए फीस लेते। सोनी सुराब जी 25 लाख रुपए की फीस है एक मुकदमे की। कपिल सिब्बल 20 लाख रुपए की फीस है। महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी का बेटा, बाप बेटे दोनों, बाप लेता है 25 से 30 लाख, बेटा लेता 10 से 15 लाख, और उसकी बहन है तीसरी, वो भी। तो सारे बड़े वकील कसाईयों के साथ, और हमारी हालत ऐसी कि वकील ही नहीं हमारे पास, क्योंकि फीस देने के लिए पैसा नहीं। तो अदालत को हमने कहा कि हमारे पास तो जी कोई वकील नहीं है, तो क्या करेंगे? तो अदालत ने पूछा, अच्छा हम आपको अदालत की तरफ से वकील दिलवा दें। हमने कहा बहुत अच्छा होगा, आप अदालत का कोई वकील दे दो, नहीं तो आप हमको ही मौका दे दो, हम ही बहस करेंगे अदालत। तो उनका ठीक है, आप बहस कर लो, और आपको जरूरत पड़े तो हम एमिकस क्यूरी देंगे। एमिकस क्यूरी होता है अदालत के द्वारा दिया गया वकील। जो पैसे नहीं रख सकते उनको अदालत का वकील चाहिए। और हम लोगों ने ये केस लड़ना शुरू किया। थोड़े दिन के बाद कुछ वकील हमको मिल गए जिन्होंने कहा कि आप बिना पैसे दिए भी हमारी सेवा ले सकते हैं। उनके भी मन में दायर की रक्षा करने की भावना थी। तो इस तरह से कुछ वकील भी आ गए और हम सब ने मिलकर ये केस करीब 7 वर्ष तक लड़ा। उनकी जितने भी तर्क थे उनको हमने गलत साबित किया। पहला उनका तर्क ये था कि गाय को कत्ल करना हमारा धार्मिक अधिकार है, दूसरा तर्क था कि मौलिक अधिकार है, और तीसरा तर्क था जीविका का अधिकार। जब कसाईयों की तरफ से यह कहा जाता था कि यह हमारा धर्म का अधिकार है, तो हमने अदालत को कहा कि अगर ये इनका धर्म का अधिकार है तो इनकी किस धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है कि गाय का कत्ल करो, वो हम देखना चाहते। कुरान में है, हदीस में है, शरीयत में है, कहां है? तो अदालत ने कहा यस, देखो इनकी किस पुस्तक में है। तो अदालत की तरफ से एक समिति बनाई गई। उस समिति ने कुरान को देखना शुरू किया, कुरान की समीक्षा करना शुरू किया, कुरान की एक एक आयतें पढ़ना शुरू किया। पता चला कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि गाय का कत्ल करो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कुरान में कई जगह पर मोहम्मद साहब ने कहा है कि गाय सबसे उच्चतम दर्जे का प्राणी है, इसकी रक्षा करो, इसका संवर्धन करो। और दूसरी जगह मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि जो किसी ने गाय का मांस खाया तो दोजख में भी जमीन नहीं मिलेगी। दोजख माने नरक। तो मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि अगर गाय का मांस खाओगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गाय को काटो मत, इसकी रक्षा करो, संरक्षा करो। कुरान ये कहती है, हदीस में कहीं है नहीं, शरीयत में कहीं है नहीं। तो फिर हमने कसाईयों से पूछा कि कहां लिखा है, किस धर्म पुस्तक में है गाय का कत्ल करो? तो कहते हमारे उलेमा कहते, उलेमा माने उनके जो धार्मिक पुरुष होते, जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते ना, पंडित होते हैं, वैसे उनके उले। तो मैंने कहा कौन से उलेमा कहते हैं, उनको ले आइए आप अदालत। तो कुछ उलेमाओं का समूह आया। कुछ ऐसे उलेमा थे जो अपने को देवबंदी कहते हैं, कुछ ऐसे थे जो बरेलवी हैं, कुछ शिया थे, कुछ सुन्नी थे। सबको पूछा गया, आप कहते हैं कि गाय का कत्ल होना चाहिए, किस धर्म पुस्तक के आधार पर कहते? कहा धर्म पुस्तक में तो कहीं नहीं, तो फिर आप किस आधार पर कहते? तो हमसे बड़ा कोई कहता है, उसको बुला लो। तो वो आ गया अदालत में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो किसी को भी बुला लेता। तो उनसे बड़े आ गए धार्मिक पुरुष, उनसे पूछा गया, आप बोलते हैं गाय का कत्ल होना चाहिए, कहां लिखा हुआ? तो वो मक्का मदीना में कोई कहता, चलो उनको बुला लो मक्का मदीना से। तो इन्होंने कहा मक्का मदीना जाना आना बहुत खर्चा लगेगा। अदालत ने कहा खर्चा हमारा होगा, आप लेके आओ। मक्का मदीना से आ गए, उनको पूछ लिया, आप बताइए जी क्यों कहते हैं गाय का कत्ल होना चाहिए? हमने कभी सुना था, कब सुना था? 200 बरस पहले, 300 बरस पहले। किसने कहा था याद नहीं। आप जरा सोचो, बिना किसी आधार के, बिना किसी तर्क के पिछले 300-400 साल से यह बात चली आ रही है कि गाय का कत्ल करना मुसलमानों का धार्मिक अधिकार है, जबकि उनकी किसी धर्म पुस्तक में यह नहीं है। फिर हमने अदालत को कहा कि अगर आप हमको इजाजत दें तो हम इसके उल्टे कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। अदालत ने कहा क्या आप तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं? मैंने कहा हम इस हिंदुस्तान के उन मुस्लिम राजाओं के दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं जिन्होंने गाय के कत्ल करने पर कानून बनाया, और कानून इतना सख्त था कि गाय को अगर कोई काट देगा तो उसको फांसी दे दी जाएगी। ऐसे कानून इस देश में बने। हमारे देश में एक मुस्लिम राजा हुआ, उसका नाम था हैदर अली। कर्नाटक राज्य में उसका शासन चलता था। 60 से 70 साल उसने शासन चलाया। उसके राज्य में कानून था कि अगर कोई कसाई गाय को काट देगा तो हैदर अली उसकी गर्दन काट देगा।
ये कानून। और हैदर अली ने अपने राज्य में ऐसे सैकड़ों कसाईयों की गर्दन काटी थी जिन्होंने गाय को काटा। बाद में हैदर अली का बेटा आया टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जब राज्य चलाया तो इसने इस कानून को थोड़ा हल्का कर दिया। उसने कहा ये गर्दन काटना तो बड़ा काम है, हाथ काट दे। तो टीपू सुल्तान के समय में जो भी कोई कसाई गाय काटता था, टीपू सुल्तान उसके दोनों हाथ काट देता। इसी देश में एक राजा हुआ जिसका नाम था अकबर। अकबर के समय में कानून था कि कोई गाय को काटेगा तो उसको फांसी दे दी जाए। अकबर के बाद के जितने राजा थे, औरंगजेब के समय तक ये कानून था कि गाय को कोई काटे तो उसको फांसी दे दो। ये सारे तथ्य हमने अदालत को पेश किए और मैंने अदालत से ये कहा कि देखिए, हैदर अली पक्का मुसलमान था। पक्का मुसलमान समझते हैं कौन होता है? जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और रोजा रखता है 30 दिन का, 1 महीने का रोजा रखता है, जो कभी ब्याज पर पैसे नहीं देता किसी को, जो कभी शराब नहीं पीता और पर स्त्री गमन नहीं करता। ये गुण जिसमें है वो पक्का मुसलमान माना जाता है। फिर आगे एक गुण है कि झूठ नहीं बोलता, वो पक्का मुसलमान। तो हैदर अली पक्का मुसलमान था। कभी शराब नहीं पिया, कभी पर स्त्री गमन नहीं किया, कभी ब्याज पर पैसे नहीं चलाए, कभी भी अपने राज्य में ऐसा कोई दिन नहीं गया उसका जब उसने नमाज ना पढ़ी हो और रोजा ना रखा हो। मैंने कहा जब पक्का मुसलमान ये कानून बनाता है कि गाय का कत्ल करने वाली की गर्दन काट दी जाए, तो ये कसाई लोग तो बहुत कच्चे मुसलमान हैं। ये तो अपने को बचाने के लिए गाय की गर्दन काटे। तो अदालत तय करे कि हैदर अली पक्का मुसलमान था या ये कसाई पक्के मुसलमान। इनमें से तो कई कसाई ऐसे भी हैं कि जो कभी भी रोजा भी नहीं रखते, नमाज भी नहीं पढ़ते, क्योंकि धंधे के सामने उनका धर्म पीछे। और हैदर अली तो कभी छोड़ा नहीं कोई दिन। हैदर अली के अलावा अकबर की कहानी, शाहजहां की कहानी, औरंगजेब की कहानी, हुमायूं की कहानी, सबकी कहानी यही है। तब अदालत ने कहा कि ये बात तो सही है, धर्म में तो आधार नहीं हो सकता गाय काटने का। तो उनका पहला तर्क अदालत ने काट दिया कि आप ये नहीं कह सकते कि धर्म के आधार पर गाय कटनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो हमने कहा कि फिर जेब काटना भी हमारा मौलिक अधिकार है, शराब बेचना भी मौलिक अधिकार है, रंडीबाजी करना हमारा मौलिक अधिकार है। कितनों को रोकेंगे आप? और अगर ये सब मौलिक अधिकार है, हर गलत काम मौलिक अधिकार है, तो सीआरपीसी का मतलब क्या है, आईपीसी का मतलब क्या है? फिर ये कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? तो अदालत ने वो तर्क भी उनका काट। तीसरा तर्क उन्होंने कहा कि ये हमारी जीविका का अधिकार है। तो हमने कहा कि गाय का कत्ल बंद कर दो, जीविका दूसरी भी मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कैसे मिल जाएगी? हमने अदालत को समझाया और वो लोगों को भी समझा रहे हैं कि गाय का अगर रक्षण करें तो आपको जितनी कमाई होगी गाय का कत्ल करने से कभी नहीं हो सकती। एक गाय को आपने काट दिया, ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार रुपए आपको मिलेगा, पूरा का पूरा उसका मांस बेचने के बाद, हड्डियां बेचने के बाद और खून बेचने के बाद। उसी गाय को आप जिंदा रखो तो उसका जो गोबर मिलेगा, उसका जो मूत्र मिलेगा और गाय के गोबर से जो खाद बनेगी, खाद की जो कीमत मिलेगी, गाय के मूत्र से जो दवा बनेगी, दवा की जो कीमत मिलेगी, वो 1 साल में लगभग 2 लाख रुपए के बराबर है। तो अदालत ने कहा ये कैसे संभव है? तो हमने उनको समझाया कि गाय एक दिन में लगभग 10 किलो गोबर देती है। गाय के 1 किलो गोबर से 33 किलो खाद बनती है और 1 किलो खाद 6 रुपए में बिकती है। तो हर दिन की 200 रुपए की खाद है 1 किलो गोबर की, और 10 किलो गोबर देती है तो 2000 रुपए रोज की खाद है गाय के गोबर की। तो अदालत ने कहा कि ये तो कुछ हमें ऐसा लगता है कि एक्सेजरेशन है। हमने कहा आप आईसीआर के वैज्ञानिकों को बुला लो, उनको टेस्ट करवा। तो अदालत ने गाय का गोबर भेजा टेस्ट करने के लिए। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इसमें 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, मॉलिब्डेनम है। ऐसे 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो किसी भी रासायनिक खाद में नहीं होते। रासायनिक खाद में ज्यादा से ज्यादा 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, NPK, और गाय के गोबर में 18 हैं। इसका माने गाय का गोबर रासायनिक खाद से 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। और रासायनिक खाद 4-4.5 रुपए किलो है, तो गाय के खाद की कीमत अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे कैलकुलेट करें तो 20-22 रुपए किलो बैठती है। तो अदालत कन्विंस हुई। फिर हमने उनसे कहा कि ये जो मूत्र है गाय का, इसको रोज का अगर मूत्र इकट्ठा करें तो एक गाय का 4 से 5 लीटर मूत्र आता है। और इस गाय के मूत्र से आंख में डालने वाली दवा अगर हम बनाएं
तो 500 रुपए लीटर आराम से बिकती है। और गाय के मूत्र का अर्क निकाल कर बेचें तो बड़े आराम से 400 साढ़े 400 रुपए लीटर बिकता है। तो गोमूत्र 500 रुपए लीटर और गाय का दूध 8 रुपए लीटर। तो अदालत को समझ में आया कि दूध से कीमती मूत्र है, और हमने कहा कि दूध तो बोनस में है, असली तो मूत्र है। क्योंकि गाय दूध तो मुश्किल से अपनी जिंदगी के कुछ ही दिन देती है, आप जानते हैं, हमेशा दूध नहीं देती है, लेकिन मूत्र तो जीवन के आखिरी दिन तक देती है, गोबर तो जीवन के आखिरी दिन तक देती है। तो एक गाय के मूत्र से कितनी मेडिसिन बन सकती है, गाय के गोबर से कितनी औषधि बन सकती है, वो सब कैलकुलेशन करके हमने बताया। और अदालत को कहा कि इस गाय के गोबर से गैस बनती है, उस गैस से हम गाड़ियां चला सकते हैं, मोटर गाड़ियां चला सकते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में मीथेन गैस है और मीथेन गैस से सबसे अच्छे तरीके से गाड़ियां चलती है। और अगर हम डीजल से गाड़ी चलाएं तो 3.5 से 4 रुपए लीटर का खर्च आता है, गाय के गोबर से गाड़ी चलाएं तो 50 पैसे किलोमीटर का खर्च आता है। और उस गैस से निकल जाने के बाद जो कचरा बचता है उससे खाद बन जाता है, वो 6 रुपए किलो बिक जाता है। तो आम की आम गुठलियों के दाम। तो अदालत को यह बात समझ में नहीं आई, वो थोड़ा इधर उधर करते थे। तो हमारे एक वकील ने कहा कि आपको ऐसा करो, ये जो जज है ना, इनकी कार में ही वो लगा दो आप गाय की गैस, गोबर गैस, इनको जब भरोसा हो जाएगा तो ये मान ले। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की गाड़ी में हम लोगों ने गोबर गैस की टंकी लगवाई और उसमें गाय का गोबर से निकाला हुआ गैस भरवा के चलाना शुरू किया। 3 महीने वो गाड़ी चलती रही, तब अदालत को भरोसा हुआ कि गाय के गोबर की गैस से गाड़ी चल सकती। फिर हमने उनको कैलकुलेशन बताया कि अगर सारे देश की गाय का कत्ल बंद हो जाए तो इसका कुल गोबर हम इकट्ठा करें, उस गोबर से गैस बनाना शुरू करें, उस गैस को गाड़ियों में जलाना शुरू करें, तो डीजल और पेट्रोल का हर साल का करोड़ों रुपए का खर्चा बच जाएगा और इससे पर्यावरण का प्रदूषण भी मिट जाएगा। तो ये सब बातों को कन्विंस करने में 7 साल लगा अदालत को। 7 साल तक ये केस चलता रहा, 7 साल इसकी सुनवाई होती रही। 7वें साल के अंत में जाकर अदालत ने जब कसाईयों को पूछा कि अब आपके पास कहने के लिए क्या है, आप गाय काटते हैं तो 12,000 की कमाई होती है और ये गाय की रक्षा करते हैं तो 2 लाख रुपए साल की कमाई होती है। अगर गाय की उम्र 20 साल मान ली जाए तो 40 लाख रुपए की कमाई गाय देती है। तो आर्थिक रूप से तो इनकी बात ज्यादा मजबूत है, गाय का संरक्षण करना, संवर्धन करना। तब कसाईयों ने ट्रम्प कार्ड खेला और वो ट्रम्प कार्ड पता है क्या है? मुस्लिम वोट का। इन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों के पास संदेश भेजा कि अगर हम ये केस हार गए तो आपको वोट नहीं देंगे। तो उन्हीं पार्टियों को हमने संदेश भेज दिया कि अगर हम ये केस हार गए तो हिंदुस्तान में आपको रहने नहीं देंगे, आप तय करो। तो इन पार्टियों के नेताओं ने पता है हमसे पूछा आप कैसे नहीं रहने देंगे? मैंने कहा हमारे पास आपकी सब जानकारियां आ चुकी हैं, हम एक एक गांव में जाकर पोल खोलेंगे कि कौन कौन हरामखोर नेता कत्ल खाने चला रहा है इस देश में, किस किस के पैसे से कत्ल खाने चल रहे हैं, किसके पैसे से गाय कट रही है और उसका पैसा किस पार्टी को जा रहा है। तब नेताओं ने कहा अच्छा हम इस बीच में नहीं पढ़ते। मैंने कहा आप ना पढ़े तो ही अच्छा। और फिर अंत में चीफ जस्टिस खुद आरसी लाहौटी इस बेंच के चीफ थे, उन्होंने ये जजमेंट दिया। 25 अक्टूबर 2005 को ये जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में एक इतिहास बना दिया। उन्होंने कहा कि गाय का कत्ल करना संवैधानिक पाप है, धार्मिक नहीं, संवैधानिक पाप है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाय का संरक्षण करना और संवर्धन करना इस देश के हर एक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। अब तक हमारे देश में संवैधानिक कर्तव्य क्या थे? तिरंगे झंडे का सम्मान करना, यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। भारत के क्रांतिकारियों का सम्मान करना, यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। भारत की मुद्रा रुपए का सम्मान करना, यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। ऐसे 51 हमारे कर्तव्य हैं, 51 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब उसमें एक और बढ़ गया है, गाय का रक्षण करना, गाय का संवर्धन करना भी हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। यह सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की 35 राज्यों की सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो गाय का कत्ल अपने अपने राज्य में बंद कराए। और अगर किसी राज्य में गाय का कत्ल होता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री की जवाबदारी है, राज्यपाल की जवाबदारी है, चीफ सेक्रेटरी की जवाबदारी है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं।
तो सरकारों के लिए यह संवैधानिक जवाबदारी है, नागरिकों के लिए संवैधानिक कर्तव्य है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और वो फैसले के आने के बाद हमने भारत देश के अनेक राज्यों में प्रयास करना शुरू किया है कि जल्दी से जल्दी गोरक्षा के कानून बने। गोरक्षा के कानून दो स्तर पर बनते हैं, एक तो केंद्र सरकार बना सकती है पूरे देश के लिए और एक 35 राज्यों की राज्य सरकारें बना सकती हैं अपने अपने राज्य के लिए। केंद्र की सरकार कानून बनाए उसके लिए हमारा प्रयास चालू है, राज्य की सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कानून बनाए वो भी प्रयास चालू है। तो 15 राज्यों की सरकारों ने कानून बनाने का और आने वाले समय में लागू करने का वायदा कर दिया है, लेकिन 20 राज्यों में अभी ये बाकी है। उसके लिए रात दिन हम प्रयास कर रहे हैं। आप भी इस प्रयास में थोड़ा बहुत योगदान कर सकते हैं। क्या योगदान कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आप एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं और इतना सा ही पोस्ट कार्ड लिखना है कि 25 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है गोरक्षा के समर्थन में, उसका जल्दी से जल्दी कानून बना दिया जाए। तो केंद्र सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इसको केंद्र स्तर पर कानून बना सकती है और केंद्र स्तर पर कानून बन जाए तो अलग अलग राज्यों में कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही कानून सब राज्यों में आ जाएगा। और जब तक केंद्र नहीं बनाता है तब तक राज्य सरकारों में ये कानून बनाने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने गोरक्षा का कानून बनाया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसको पूरी ताकत से लागू नहीं किया जा रहा है। कानून तो बन गया है कि गाय नहीं कटनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ताकत लगा के इसको लागू नहीं करा रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ की गाय आज भी कटती चली जाए। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार पर लगातार दबाव बनाइए कि ये गाय को काटने का जो कानून आपने बनाया इसको पूरी ताकत से अमल में लाइए और इसको अमल में लाने के लिए पुलिस के महकमे को पूरी ताकत से दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कसाई और पुलिस मिले हुए हैं। कसाई पुलिस को पैसा खिलाते हैं, पुलिस गाड़ी की गाड़ी उनकी छोड़ती चली जाए। तो इसके लिए आप सतत यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर दबाव बना सकते हैं। तो मेरी दूसरी विनती है कि एक पत्र आप मुख्यमंत्री को लिखें छत्तीसगढ़ सरकार के और एक पत्र भारत के प्रधानमंत्री को लिखें। दोनों का पता आपको मालूम है, बहुत सरल है। उस पर अगर आपका पत्र जाता है, ऐसे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 पत्र अगर पहुंच जाते हैं तो सरकारों के सामने एक संकट खड़ा होता है। वो कैलकुलेशन ये करते हैं कि ये एक पत्र आया, इसका माने कोई एक परिवार के व्यक्ति ने लिखा, इसका माने परिवार की इसमें सहमति है, तो एक पत्र आना माने 5 वोट उनके कम हो जाएंगे। इस हिसाब से नेता सोचते हैं। 10,000 पत्र अगर मुख्यमंत्री के पास गए तो 50,000 वोट कम हो जाएंगे। 20,000 पत्र गए तो 1 लाख वोट कम हो सकते हैं। 40,000 पत्र गए तो 2 लाख वोट कम हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री सोचते हैं कि इतने वोट कम हुए तो बहुत सारी सीट हाथ से निकल जाएगी, तब उस दबाव में आकर वो इसको काम करेंगे। और यही हालत प्रधानमंत्री की है। तो आप बोलेंगे क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे पत्र को पढ़ेंगे? बराबर पत्र पढ़ा जाता है। 50 पैसे का आप पोस्ट कार्ड भी लिखेंगे तो सरकार के पास वो जाता है, उसको बाकायदा पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद उस पर क्या कार्यवाही हुई सेक्रेटरी ये बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बताता है। आप जानते हैं हर हफ्ते में कैबिनेट की मीटिंग होती है, हर हफ्ते, वो राज्य का हो या केंद्र का। उस कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी हो या प्राइम मिनिस्टर का, वो मीटिंग में बताता है कि आज इतने 1000 पत्र आए या पिछले हफ्ते इतने 1000 पत्र आए, उनका ये विषय था, हमने उस पर यह कार्यवाही की। तो आप ये मत मानिए कि आपके एक पत्र का कोई ताकत नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। इतनी ताकत है कि सरकार आपकी बात सुनने को मजबूर है। लेकिन महत्व की बात यह है कि इतने पत्र जाने चाहिए, 1-2 पत्र नहीं, 10-20 हजार 50,000 पत्र चले जाए। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने परिवार के 5 लोगों को कहें, पड़ोसी के परिवार को कहें, अपने गांव को कहें, पड़ोसी गांव को कहें, रिश्तेदारों को कहें, नातेदारों को कहें, मित्रों को कहें, परिचितों को कहें, जो भी मानते हैं कि गाय की रक्षा होना चाहिए वो सबको कहें। यह एक तरीका है। और एक दूसरा तरीका है गाय की रक्षा हो इस देश में, वो संवर्धन हो। वो ये है कि गांव के किसानों को हम ये बात समझाना शुरू करें कि भाई गाय बेचना बंद करो। जिस गाय को तुम कसाई को 200-300 रुपए में बेच रहे हो, वो गाय तुमको 40 लाख रुपए देने वाली है। ये बात अगर किसानों को समझ में आ जाए तो फिर कोई किसान अपनी गाय को नहीं बेचेगा। तो वो कहेगा कैसे?
तो आप उसको समझा दो कि इस गाय का मूत्र इकट्ठा करना शुरू करो। उस गाय के मूत्र से 48 किस्म की दवाएं बनती हैं, वो दवाएं बनाना शुरू करो। तो किसान कहेगा जी दवा बनाना मुझे नहीं आता, तो मेरे जैसे लोग उसको ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। इस देश में ऐसे मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो गांव-गांव में जाकर किसानों को सिखाते हैं, मुफ्त में सिखाते हैं, बिना किसी शुल्क के सिखाते हैं कि गाय के मूत्र से दवा कैसे बनाना, और वो 48 दवाएं बनाना सीख सकते हैं। फिर उन दवाओं को बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। वो लाइसेंस गौ सेवा आयोग देता है और आयुर्वेद विभाग देता है। 350 रुपए में वो लाइसेंस मिल जाता है, आसानी से वो दवाएं आप बाजार में बेच सकते हैं। तो ये कोई बड़ा मुश्किल का काम नहीं। सिखाने वाले भी हैं, सीखने वाले भी हैं, बस सीखने और सिखाने वाले के बीच का ब्रिज आप बन जाइए, उनके बीच में कोई संपर्क करा दीजिए, तो बहुत बड़ा काम हो जाए। और गांव के किसानों को आप ये समझाइए कि ये गाय का मूत्र तुम्हारे अपने जीवन में उपयोग करो तो तुम्हारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाए। तो पूछेगा कैसे ठीक हो जाए, तो आप उसको समझा दीजिए। बहुत सरल बात है जो मैं आपको समझाता हूं, वो ये कि गाय के मूत्र में वो सब दवाएं हैं जो शरीर की प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाती हैं। आप बीमार कब पड़ते हैं? जब शरीर की प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। बीमार होने का एक ही सिद्धांत है कि जब शरीर की प्रतिकारक शक्ति कम होगी आप बीमार पड़ेंगे। प्रतिकारक शक्ति कम होने के दो कारण हो सकते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। अंदर से शरीर में कोई कारण हो सकता है और बाहर का भी कोई कारण हो सकता है। बाहर का कारण क्या है? वायरल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन, ये बाहर का कारण है। अंदर का कारण कुछ भी हो सकता है। ये दोनों बाहरी और आंतरिक कारणों को दूर करने की ताकत गाय के मूत्र में है, और उस गाय के मूत्र को पीते ही प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और गंभीर से गंभीर रोग ठीक हो जाते हैं। मैं पिछले 6-7 साल से गोमूत्र चिकित्सा करता हूं। गांधी जी के आश्रम में सेवाग्राम में रहते हुए मैंने ये सीखा, और गोमूत्र चिकित्सा से पिछले 5 से 6 वर्षों में हजारों लोगों को ठीक किया है बिना एक पैसा खर्च किए हुए, गंभीर बीमारियों में। क्या क्या बीमारियों में? सबसे गंभीर एक बीमारी है दमा, अस्थमा। आप जानते हैं एलोपैथी का कोई भी डॉक्टर दमा ठीक करने की गारंटी नहीं लेता। हर एक एलोपैथी डॉक्टर बोलता है कि दमा ठीक होता है, लेकिन मरीज के मर जाने के बाद। सभी डॉक्टर बोलते हैं दमा वो बीमारी है जो दम निकलने के बाद ही जाती है, अर्थात एलोपैथी में दमा का इलाज नहीं है। एलोपैथी के डॉक्टर आपको जितनी भी गोलियां और दवा खिलाएंगे वो सब दमा को दबाने वाली हैं, कंट्रोल करके दमा को रखेंगे, ठीक नहीं कर सकते। उस दमा अस्थमा का एक बड़ा भाई है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप जानते, रोज टीवी में जाहिरात आता है, डॉट की गोली खाओ, इसकी गोली खाओ, लेकिन लोग फिर भी हर साल इस देश में मर जाते हैं लाखों की संख्या में ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि कई बार वो उनको ठीक इलाज नहीं कर पाती है दवा। ये दमा, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस, इन तीनों पर मेरा 6 साल का तजुर्बा है, अनुभव है और एक्सपेरिमेंट है कि गाय के मूत्र से ये तीनों बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती, जड़ से खत्म हो जाती, हमेशा के लिए ये बीमारी चली जाती। गाय के मूत्र की इतनी शक्ति है। तो आप बोलेंगे क्या करना पड़ता है? तरीका उसका बहुत सरल है। जिसको भी दमा है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसको आधा कप गाय का मूत्र पीने को बोलिए। रोज सुबह आधा कप गाय का मूत्र पीना, बस इतना ही करना। कितने दिन पीना? 3 महीने पीना, 90 दिन। 90 दिन अगर आधा कप गोमूत्र उसने पिया तो 91वें दिन आप देखना दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस तीनों ठीक रहेगा। और उसके बाद वो गोमूत्र पीना बंद कर दे, जिंदगी में दोबारा उसको कभी भी दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस नहीं। इतनी अच्छी चिकित्सा है गाय के मूत्र से। ऐसे ही एक बीमारी है, बहुत बहुत खराब बीमारी है, मूलव्याध, बवासीर, बगंदर, पाइल्स, हेमोरॉइड्स। ये बीमारी में गाय का मूत्र पिलाना शुरू करो इसी तरह से आधा कप, 2.5 से पौने 3 महीनों में ये बीमारी ठीक कर जाए। किसी को चर्म रोग हुआ है, सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, ये तीनों बीमारियां गाय के मूत्र की मालिश करने से ही ठीक हो जाती। अगर किसी को कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता, 15 दिन उसको गोमूत्र पिला दो, उसके बाद हमेशा के लिए ये बीमारी मिट जाए।
कोई ऐसे लोग हैं जिनको सालों साल से सर्दी खांसी जुकाम है, हर 2 दिन में सर्दी हो जाती है, हर 4 दिन में खांसी हो जाती है, हर महीने में 2-3 बार हो जाती है, जैसे ही मौसम बदलता है सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। उनको आप 15-20 दिन गोमूत्र पिला दो, उसके बाद ये बीमारी कभी नहीं आती। एक बहुत खराब बीमारी है, छोटे बच्चों में होती है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, पेट के कीड़े पड़ जाते हैं, कृमि हो जाते हैं। बच्चों को 1-1 चम्मच गोमूत्र 8-10 दिन सवेरे खाली पेट पिला दो, उसके बाद जिंदगी में कभी पेट के कीड़े नहीं पड़े। महिलाओं को सिर में खाज हो जाती है, खुजली हो जाती है, पुरुषों को भी हो जाती है, बालों में डेंड्रफ हो जाता है, रूसी हो जाती है। गाय के मूत्र को पानी में घोलकर अगर उससे मालिश कर लो तो बालों के डेंड्रफ और रूसी खत्म हो जाती है, बाल टूटने बंद हो जाते हैं। अगर किसी को भी शरीर के किसी अंग में भयंकर घाव हो गया है, घाव एब्सिस, और वो भरता नहीं, खासकर डायबिटीज के मरीजों को घाव हो जाता है तो कभी नहीं भरता है, तो गाय का मूत्र वहां पर लगाना शुरू कर दो। और ये जो गेंदे का फूल होता है ना, गेंदा मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल की चटनी गोमूत्र में बनाकर उसका लेपन करना शुरू कर दो तो भयंकर से भयंकर घाव भर जाता है। एक बहुत खराब बीमारी है दुनिया में जो कोई मिटा नहीं पाता उस बीमारी को, उसका नाम है गैंग्रीन। अक्सर ये डायबिटीज के लोगों को हो जाती है। गैंग्रीन में क्या है, सड़ जाता है शरीर का कोई अंग, तो एलोपैथी का डॉक्टर बोलता है कि अब तो इसको काट दो और कोई इलाज नहीं। मेरे पास 2 साल पहले एक मरीज आया था बंबई से, उसके हाथ में गैंग्रीन था, यहां उंगलियों से शुरू हुआ यहां तक पहुंच गया था। तो डॉक्टर बोलते थे ये हाथ काटना पड़े। वो आदमी इतना दुखी था कि हाथ काटे तो फिर क्या काम, और दाहिने हाथ में था। तो एक दिन आ गया मेरे पास, कहने लगा राजीव भाई मेरा कुछ करो। मैंने कहा तुम एक गाय ले लो पहले। तो उसने ले लिया, मरता क्या न करता वाली वो कहावत है, गाय ले ली। फिर मैंने कहा इसका मूत्र इकट्ठा करो सवेरे, तो चालू किया। और मैंने कहा गेंदे की फूल लाओ, चटनी बनाओ मूत्र में और इसको लगाओ। उसने चालू किया, 9 महीने के बाद पूरा हाथ भर गया, एकदम ठीक हो गया। फिर डॉक्टर के पास उसको भेजा कि देखो इसका हाथ ठीक हो गया, आप तो काटने वाले थे। तो डॉक्टर कहता दिस इज मिरेकल, ये चमत्कार। तो मैंने कहा यस दिस इज मिरेकल, चमत्कार है, लेकिन गाय के मूत्र का, राजीव दीक्षित का नहीं, गाय के मूत्र का चमत्कार जो गैंग्रीन मिटा सकता। गैंग्रीन में आप जानते हैं सेल्स डैमेज हो जाते हैं, रीजनरेट नहीं होते, नए कोशिकाएं नहीं बनती हैं, लेकिन गोमूत्र और गेंदे के फूल की चटनी से नई कोशिकाएं बन जाती। धीरे धीरे 6 साल मुझे हो गए हैं, मैं गोमूत्र की चिकित्सा कर रहा हूं। 108 रोगों में गोमूत्र चिकित्सा के अद्भुत परिणाम आ रहे हैं। अब मेरे मन में इतना कन्विक्शन है कि अगर जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात अगर गांव-गांव तक पहुंच जाए तो कल से ही किसान गोमूत्र का उपयोग शुरू कर देंगे और गाय बिकना बंद हो जाए। बस इतनी ही देर है कि गांव तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि आप छत्तीसगढ़ के 16 जिलों से आए हैं, किसी न किसी गांव से आप आए हैं, आप अपने अपने गांव में ये बात बोलना शुरू कर दें तो बहुत बड़े परिणाम इसके आएंगे। गांव के लोग गोमूत्र की चिकित्सा शुरू कर देंगे। जब परिणाम उनको दिखाई देंगे तो गोमूत्र का महत्व समझ में आएगा। महत्व समझ में आएगा तो वो समझेंगे कि गाय अब बेचनी नहीं चाहिए क्योंकि मूत्र कीमती। अगर किसी को आंख में कोई रोग हो गया हो, जैसे मोतियाबिंद एक रोग है, कैटरेक्ट, दूसरा है काला पानी, आंखों में काला काला हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक बहुत खराब आंखों का रोग है रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना अपने स्थान से हट जाता है। ये तीनों रोगों में 1-1 बूंद गाय का मूत्र रोज रात को आंख में डाला जाए तो 2.5 से 3 महीने में ये तीनों रोग मिट जाते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट, जिसके बारे में दुनिया भर के डॉक्टर कहते हैं कि इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू बी क्योर्ड, ये ठीक हो जाए ये बिल्कुल असंभव होता है, वो गाय के मूत्र से ठीक हो जाता है। ऐसे 108 रोग हैं जिनकी चिकित्साएं आप गोमूत्र से कर सकते हैं। तो मैं आपको ये निवेदन करने आया कि आप ये गाय मूत्र चिकित्सा के बारे में अपने अपने गांव में प्रचार करना शुरू कर दीजिए। पहले भारत में सैकड़ों साल ये चिकित्सा होती थी, बीच में जब से अंग्रेजों ने गाय का कत्ल करवाना शुरू किया, गाय की संख्या कम हो गई, उस चक्कर में ये बंद हो गया। अब फिर से हमें ये शुरू करने की जरूरत है। और दूसरी एक छोटी सी बात बताता हूं कि अपना रसोई घर
जहां हम भोजन पकाते हैं, उसमें जो औषधियां हैं आयुर्वेद की, उनका अगर गोमूत्र के साथ इस्तेमाल करें तो अद्भुत परिणाम आते हैं। आप बोलेंगे रसोई घर में क्या औषधि है? हम अगर रसोई घर को ध्यान दें तो उसमें 40 से 45 ऐसी औषधियां हैं जो गोमूत्र के साथ बहुत चमत्कारी परिणाम देती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे रसोई घर में एक बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है मेथी दाना। पीले पीले रंग का छोटा छोटा होता है। यह मेथी दाने को रात में पानी में डालिए और रात भर इसको रख दीजिए। सवेरे उठकर इसका पानी पीना, पीछे से मेथी दाना चबा के खाना और 1 घंटे के बाद आधा कप गोमूत्र पी लेना। यह काम अगर कोई भी करे तो 3 महीने में जिंदगी भर के लिए डायबिटीज ठीक हो जाती है। डायबिटीज जो आसानी से ठीक नहीं होती, वो डायबिटीज इस मेथी दाने से और गाय के मूत्र से हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। क्या करना, किसी भी डायबिटीज के पेशेंट को आप बोलो 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को भिगाए, सुबह उठकर इस पानी को घूट घूट पिए, मेथी दाने को चबा के खाए और उसके 1 घंटे के बाद गोमूत्र पी ले आधा कप। ये 3 महीने सतत करना है। उसके बाद वो ब्लड चेक कराए तो उसको शुगर एकदम नॉर्मल होगी। अद्भुत औषध। किसी को ये संधिवात है, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, उसको बोलिए कि 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डाले, सुबह उठकर पानी पिए, दाने को चबा के खाए, 1 घंटे बाद आधा कप गोमूत्र पी ले, तो 2-2.25 महीने में ये पूरा संधिवात निकल जाता है। जॉइंट्स पेन, हिप जॉइंट्स पेन हो, चाहे नी जॉइंट्स पेन हो, चाहे शोल्डर जॉइंट्स पेन। हमारे परिवारों में हमारी माताओं को एक बहुत गंभीर रोग होता है जिसका नाम है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय का अपने स्थान से खिसक जाना। यह अक्सर उन माताओं को होता है जिनको जबरदस्ती सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है। आजकल हमारे देश के जो डॉक्टर हैं ना, वो कसाई हैं और यमराज के भाई। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पिछले 6-7 साल मैंने डॉक्टरों को नजदीक से देखा है, कभी भी नॉर्मल डिलीवरी होने नहीं देते। जो मां को हो सकती है उसको भी ऐसा डराते हैं कि ऑपरेशन करने के लिए मजबूर होता है। ऑपरेशन में उनका स्वार्थ क्या है? डॉक्टरों को पैसे मिलते हैं। अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी कराई तो 500-1000 रुपए मिलेगा और सिजेरियन ऑपरेशन करवा दिया तो 20,000 रुपए डॉक्टर का सीधा बनता है। तो वो करते ही है डिसीजन कि आपको तो सिजेरियन करना ही पड़ेगा। घर वालों को डराते हैं, महिला को डराते हैं, घर वाले महिलाएं दोनों डर जाते हैं, फिर ऑपरेशन कराते हैं, डॉक्टर की चांदी हो जाती है। चांदी क्या होती है? तो 20,000 मिल गया। फिर उसी माता को यह बीमारी आती है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट। तो उस बीमारी में अंत में डॉक्टर कहता है आप गर्भाशय काट के निकाल दो, इसकी जरूरत क्या? इस मूर्ख डॉक्टर को पूछने की बात है कि अगर इसकी जरूरत नहीं तो भगवान ने बनाया क्यों? और जो मां अपना गर्भाशय काट के निकलवा देती है उसकी जिंदगी कभी सुखी नहीं रहती। जिंदगी भर पीठ का दर्द रहता है, पेट का दर्द रहता है, कमर का दर्द रहता है, पीछे जांघों में दर्द रहता है, नींद ठीक से नहीं आती, खाना ठीक से नहीं खा पाती, हमेशा चिड़चिड़ लगी रहती है, जिंदगी नरक हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी माता को घर में ऐसी समस्या आ जाए तो आप उसको ऑपरेशन मत कराइए, उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराइए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। तरीका क्या है? ये गाय उसमें सबसे बड़ी मददगार है। जिस मां को गर्भावस्था प्रारंभ हुई हो उसको आप बोलिए कि रोज गाय का 1 गिलास दूध और उसमें मिलाया हुआ गाय का घी पीने का है रात को। गाय का दूध 1 गिलास और 2 चम्मच गाय का घी रोज रात को पीना। उसी गाय के दूध को दही बनाना और सुबह उस दही में थोड़ा चूने का पानी मिला के खाना। चूने का पानी हम सब समझते हैं, तंबाकू में लगा के जो चूना खाते हैं उसका पानी। तो चूने का पानी दही में मिला के सुबह खाना, पीछे से 3 केले खाना, रात को गाय के दूध में घी मिला के रोज पीना। ये अगर मां को 8 महीने अगर दे दिया, 7 महीने भी दे दिया, तो मेरी गारंटी है कि उसको सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होगा, डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। और आगे की मेरी गारंटी है कि उस बच्चे को जिंदगी में कभी ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, वो इतना स्वस्थ रहे। उसको कोई वैक्सीन देने की जरूरत नहीं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देना नहीं पड़ेगा, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन देना नहीं पड़ेगा, उसको पोलियो वैक्सीन कभी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके शरीर की प्रतिकारक शक्ति इतनी होगी। तो गाय का दूध, दूध के साथ घी, सवेरे गाय के दूध का बनाया हुआ दही और उसमें मिलाया हुआ चूने का पानी, बस इतना सा उपाय है।
ये। और दूसरा उपाय है कि अगर ये करने के बाद भी किसी महिला को यूट्रस डिस्प्लेसमेंट का केस होता है तो आप उसको सवेरे गोमूत्र पिलाइए आधा कप, 1 घंटे के बाद यही मेथी का दाना और पानी मिला के रोज रात को रखना और सुबह खिलाना, इतने से यूट्रस डिस्प्लेसमेंट का ही केस ठीक हो जाए। जो गर्भाशय है ना वो वापस अपने स्थान पर जाकर फिक्स हो जाए। इतनी अद्भुत दवा है गोमूत्र, लेकिन मेथी दाने के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो। ऐसे ही हमारे रसोई में एक बहुत अच्छी दवा है, उसका नाम है दालचीनी। दालचीनी गुड़ के साथ या दालचीनी शहद के साथ 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच शहद रोज मिलाकर किसी को खाली पेट दें और 1 घंटे के बाद गोमूत्र दें तो 48 बीमारियां उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। 48। पित्त के जितने भी रोग हैं, पित्त के रोग माने पेट में जलन होना, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, रात को नींद नहीं आना, हमेशा बार बार हिचकी आना, ये सब पित्त की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब की सब इससे ठीक हो जाती हैं। दालचीनी का पाउडर हिसाब जोड़ा है 148 बीमारियां ठीक होती हैं। और ये 148 बीमारियों पर हिंदुस्तान के लोग हर साल 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ये मुफ्त में ठीक होने वाली बीमारियां। आप जानते हैं डायबिटीज के भारत में 5 करोड़ मरीज हैं और एक मरीज का महीने का खर्चा लगभग 1000 रुपए का है, तो 12,000 रुपए साल का खर्चा। और 5 करोड़ मरीज है, 60,000 करोड़ रुपए डायबिटीज में खर्च होता है 1 साल में भारत में। लेकिन डॉक्टर गारंटी कुछ नहीं देता कि कितने दिन में ठीक होगा। वो कहेगा इंसुलिन का इंजेक्शन जिंदगी भर लगाते रहो, इसका माने वो इलाज नहीं कर रहा है, अपना धंधा कर रहा है। इलाज का मतलब है 2-3 महीने में ठीक होना ही चाहिए, और अगर नहीं कर सकता तो बोल देना चाहिए कि मैं इलाज नहीं कर सकता इसका। और वो डायबिटीज जिसका डॉक्टर जिंदगी भर इंसुलिन देता रहता है वो गाय मूत्र से ठीक होती है। 148 बीमारियां जिनको लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं हर साल, ये सब गाय मूत्र और चिकित्सा रसोई की, अगर रसोई की औषधियों की थोड़ी भी जानकारी है इसका उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने गांव-गांव ये प्रचार अभियान शुरू किया कि गांव-गांव में गोमूत्र चिकित्सा हो और अपने रसोई घर में जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनकी चिकित्सा लोग करने लगे, तो गांव के लोग ठीक होने लगे और उनके रिश्तेदार पड़ोसी ठीक होने लगे, देश का लाखों करोड़ों रुपए बचने लगे और गाय का महत्व बढ़ने लगे। ये मेरी आपसे विनती है, आप अपने गांव में भी इसका प्रचार करें। तो आप बोलेंगे राजीव भाई ये सब जानकारी जो दी ये हमें याद नहीं रहती। बहुत लोग कहते हैं हमको ये बातें याद नहीं रहती। और याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति कम हुई है। और हमारी स्मरण शक्ति कम होने का कारण क्या है? रोज हम भैंस का दूध पीते हैं तो भैंस जैसे हो गए, गाय का दूध पीना बंद हो गया, आप इसलिए भैंस का चालू हो गया। तो मेरी विनती है कि आप अगर स्मरण शक्ति अच्छी रखना चाहते हो तो गाय का ही दूध पीजिए। गाय का दूध पिएंगे तो गाय जैसे बनेंगे, भैंस का दूध पिएंगे भैंसी जैसे हो जाएंगे। आप कभी भी देखो भैंस सड़क में खड़ी हो जाए, सामने से ट्रक आए, पीछे से बस आए, कितना भी हॉर्न बजाए, भैंस हटती नहीं, वहीं खड़ी रहती, क्योंकि हटने के लिए अकल चाहिए, उसमें अकल नहीं है। और कभी भी देखना भैंस कीचड़ में जाके बैठती है, गंदे से गंदा कीचड़, उसमें घुस जाएगी, बैठ जाएगी, और एक बार बैठ गई तो डंडा मारने पे भी नहीं निकलती। और कभी भी देखना भैंस का बच्चा जब पैदा होता है ना तो गिर जाता है जमीन, खड़ा भी नहीं रहता, और इतना आलसी होता है कि पड़ा रहता है, 2-4 दिन हिलता भी नहीं, उठा के रखना पड़ता है। और गाय का बच्चा जब पैदा होता है तो आधे घंटे में कूदना शुरू कर देता है और 1 घंटे में तो दौड़ने लगता है। इतना इमीडिएट क्यों? वो गाय का दूध पीता है। गाय का दूध पीने से चुस्ती फुर्ती आती है, भैंस का दूध पीने से आलस्य आता है। आप कभी सोचो अगर भैंस अच्छी होती तो भगवान कृष्ण ने जरूर पाली होती। आपको मालूम है भगवान कृष्ण के घर में 7 लाख गाय थी। 3 लाख गाय वो संभालते थे, 3 लाख गाय उनके भाई बलराम संभालते थे और 1 लाख गाय उनके पिताजी नंद बाबा संभालते थे। जो परिवार 7 लाख गाय रख सकता है वो एक भैंस तो रख ही सकता था, एक भी भैंस नहीं रखी। भगवान राम ने भी कभी भैंस नहीं पाली, उनके घर में कपिला गाय थी, कभी भी भैंस नहीं आई। भगवान शंकर के पास भी गाय का नंदी है, दत्त भगवान ने भी गाय ही पाली है, भैंस सिर्फ यमराज ने पाली है। तो आप भैंस का दूध पियो, यमराज के पास चलो।
और भैंस का दूध पीने से यमराज के पास आप कैसे जाएंगे? आप जानते हैं भैंस का दूध पीने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि भैंस का दूध गाढ़ा होता है। उस गाढ़े दूध को पचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल पैदा हुआ लेकिन वो फिर कंज्यूम नहीं होता, तो ब्लड में इकट्ठा होता रहता है। और ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तभी हृदय घात आता है, और हृदय घात आया तो यमराज के पास। तो भैंस यमराज की है, उसका दूध मत पियो। भगवान कृष्ण की गाय है, उसी का दूध पियो। और आप पियो, अपने बच्चों को भी पिलाओ, तो स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी। मैंने मेरे अपने जीवन में ये करके देखा है। बचपन में मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी नहीं थी, तो मेरी माँ को किसी संत ने बताया कि इस बच्चे को गाय का दूध पिलाओ। तो बचपन से मेरी माँ मुझे गाय का दूध पिलाती है, उसमें थोड़ा घी डाल के और थोड़ी हल्दी, थोड़ा घी और दूध। मैं बचपन से पीता हूँ सोते समय। आज मेरी स्मरण शक्ति इतनी तेज है कि एक किताब में एक बार पढ़ लूं तो बता सकता हूं कि उसके किस पेज पर क्या लिखा हुआ। बचपन में मेरी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी नहीं थी। ये गाय के दूध का और गाय के घी का कमाल है। आप अपने घर के बच्चों को भी यही पिलाइए और आप भी खुद यही पीजिए। और मेरा निवेदन है कि घी भी खाना है तो गाय के दूध का ही खाइए, भैंस के दूध का घी मत खाइए, क्योंकि उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो फिर आप बोलेंगे ये भैंस का करेंगे क्या? बेच दीजिए, जॉर्ज बुश ले लेगा उसको बहुत जरूरत है उसकी। आपको मालूम है जॉर्ज बुश भैंस का मांस खाता है, तो भारत की सब भैंस बेच दो, अमेरिका चली जाएगी। खाएंगे अमेरिका वाले, उसको काट के खाएं या दूध पिए, हमसे क्या लेना देना। अपना देश भैंस का देश नहीं है, अपना देश गाय का देश है, क्योंकि ये कृष्ण का देश है, राम का देश है, महावीर का देश है, गौतम बुद्ध का देश है। यहाँ हर भगवान ने गाय पाली है, भैंस किसी ने नहीं। तो गाय रहेगी तो गाय का दूध आप पिएंगे। और एक छोटी सी विनती है कि आप गाय का दूध पिए, अपने जीवन में गाय का घी खाएं। जरूरत पड़े तो खेत में गाय का गोबर और गोमूत्र ही लगाएं। आजकल आप यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं, उससे खेती की हालत खराब हो रही। यूरिया, डीएपी डालते डालते मिट्टी में जहर बढ़ गया, और इतना जहर बढ़ गया है कि वो जहर आपके खाने में आ गया है। कोई भी व्यक्ति जो यूरिया, डीएपी का गेहूं खाता है, वो अपने रक्त का कभी भी परीक्षण कराए तो आपके रक्त में यूरिया निकलेगा। जो कुछ खेत में आप डालते हैं ना, एंडोसल्फान, मेलाथियान, वो आपके रक्त में निकलेगा। नहीं तो करा के देख लीजिए परीक्षण। एक बार मैंने मेरे रक्त का बहुत साल पहले परीक्षण कराया था, 15 साल पहले। मेरे रक्त में डीडीटी निकला, डीडीटी। तो मैं परेशान हो गया, ये डीडीटी आया कहां से? तब मेरे समझ में आया कि मेरे घर में खेती होती है, मेरे माता पिता दोनों किसान हैं, मेरे माता पिता के माता पिता भी किसान थे। हमारे परिवार में सैकड़ों साल से खेती होती है। हमारा परिवार अलीगढ़ जिले में, उत्तर भारत में है। तो मेरे खेत में 15 साल पहले मुझे याद है कि खूब यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट डालते थे, डीडीटी छिड़कते थे, एंडोसल्फान डालते थे। तो उसका असर यह था कि मेरे खून में भी डीडीटी और एंडोसल्फान आ गया। तब हम लोगों ने 15 साल पहले परिवार में बैठकर फैसला किया कि ये रक्त में आने लगा है, इसका मतलब खतरनाक स्तर तक हमने ये जहर खा लिया है, अब ये बंद करना चाहिए। तो हमने घर में मिलकर फैसला किया, गोबर डालेंगे, गोमूत्र डालेंगे, यूरिया, डीएपी बंद कर दिया। 15 साल हो गया, यूरिया, डीएपी बिल्कुल बंद कर दिया। फिर हमने देखा कि यूरिया, डीएपी बंद करने से हमको 4 फायदे हो गए। नुकसान तो एक भी नहीं है, फायदे 4। पहला फायदा ये हो गया कि खेती का खर्चा कम हो गया। पहले यूरिया, डीएपी हम डालते थे तो 1 हेक्टेयर खेत में कपास लगाने का खर्चा हमारा कम से कम तो 1800 से 2000 रुपए आता था 1 हेक्टेयर में। अब हमने यूरिया, डीएपी बंद कर दिया। अब उसी 1 हेक्टेयर में कपास लगाने का ज्यादा से ज्यादा खर्चा हमारा 200 रुपए आता है। माने हमारा 90% खर्चा कम हो गया। तो खर्चा कम हुआ, 1 लाख। दूसरा लाभ क्या हुआ कि पहले 1 एकड़ खेत में हमको 3 कुंटल कपास आता था, अब 1 एकड़ खेत में 7.5 कुंटल कपास आता है। 15 साल में इतना परिवर्तन है। तो उत्पादन हमारा 2 गुना हो गया, 100% ज्यादा हो गया, खर्चा 90% कम हो गया, माने 190% फायदा हमको हो गया। वो खेती में ही संभव है। मेरे पिताजी के चचेरे भाई, उनके पास खेती है, हमारे पास भी है, उनके पास भी है। हमने घर में आपस में एक समझदारी बनाई हुई है कि खेती में कोई जो करेगा वो दूसरा नहीं करेगा। तो जैसे हम गेहूं, चावल, चना दान करते हैं तो वो सब्जियां करते हैं, तो उनके खेत में हमेशा सब्जी रहती है, हमारे यहाँ गेहूं, चना, चावल। तो उनका 25 एकड़ खेत है, 25 एकड़ में वो सब्जियां लगाते हैं।
भिंडी है, तुरई है, टिंडे हैं, टमाटर है, जो भी सब्जी है वो लगाते हैं। 25 एकड़ खेत में हर रोज, आपको ये बात मैं सुना रहा हूं और ध्यान से आप सुनिएगा, हर रोज 5000 किलो सब्जी टूटती है, हर रोज 5 टन। और 1 किलो सब्जी अगर 3 रुपए में भी बिके, 4 रुपए में भी बिके, 5 रुपए में बिके, तो 25,000 रुपए रोज की इनकम है। 25 एकड़ खेत में 25,000 रोज रुपए की इनकम, आपको क्या चाहिए? ईमानदारी की, बेईमानी की नहीं। तो उस दिन से मेरे समझ में आया कि गाय के गोबर और गोमूत्र में इतनी ताकत है कि कोई भी किसान करोड़पति हो सकता है। फिर मैं भारत देश में प्रवास करता हूं पिछले 10-12 साल से। एक बार मैं तमिलनाडु में गया। तमिलनाडु में एक जिला है, उसका नाम है अर्काट। अर्काट जिले में एक किसान के घर में मैं गया था। उनके परिवार में वो बताते हैं कि 200-300 साल से खेती होती है और हमेशा गाय का गोबर और मूत्र ही डालते हैं। उनके 1 एकड़ खेत में 56 कुंटल धान पैदा हो रहा है आज की तारीख। 56 क्विंटल, 56 क्विंटल पर एकड़। और तमिलनाडु सरकार ने इस साल वो भाई को सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया है 5 लाख रुपए का। और उनका भारत के टेलीविजन चैनल पर आधा घंटे का कार्यक्रम आया, DD1 पर और तमिल टीवी चैनल पर। अर्काट जिले में 56 कुंटल चावल, जो सॉरी धान, 56 कुंटल 1 एकड़, सिर्फ गोबर गोमूत्र से। एक किसान को मैं जानता हूं, कर्नाटक में है, कर्नाटक में गुलबर्गा जिले में। उनका नाम है अब्दुल रऊफ। बहुत अद्भुत आदमी है। उनका खेत अभी मैं देखने गया तो अब्दुल रऊफ ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो कक्षा 8 में पढ़ाई छोड़कर स्कूल से चले गए थे। कारण क्या था? उनके पास पैसे नहीं थे, फीस के देने के पैसे नहीं थे, तो अब्दुल रऊफ को पढ़ाई छोड़नी पड़ी कक्षा 8 में। फिर उन्होंने क्या किया, किसी आदमी से खेत ले लिया किराए पर कि भाई खेत मुझे दे दो, किराया फिक्स कर लो, साल में जितना तुमको चाहिए मैं दूंगा। तो उन्होंने 15 एकड़ खेत लिया, 1000 रुपए एकड़ के किराए पर, माने 15,000 रुपए उनको देने हैं हर साल। खेत ले लिया, उसमें खेती शुरू किया गाय का गोबर गोमूत्र से। अब्दुल रऊफ की आज की 1 साल की इनकम, नेट इनकम जो है वो 3.5 लाख रुपए नेट इनकम, और ग्रॉस इनकम उनकी 10 लाख रुपए, मात्र 15 एकड़ खेत में। और कर्नाटक सरकार ने अब्दुल रऊफ को इस साल का 10 लाख रुपए का सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया। मैंने कर्नाटक सरकार के एक यूनिवर्सिटी में जाकर कहा, धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा एक व्याख्यान था। मैंने कहा ये अब्दुल रऊफ तो कोई साइंटिस्ट से बड़ा साइंटिस्ट है। जो काम वैज्ञानिक नहीं कर सकता वो अब्दुल रऊफ कर रहा है। अब्दुल रऊफ क्या करता है? गोबर गोमूत्र से ज्वार उत्पन्न करता है, ज्वार, और ज्वार का अच्छा क्वालिटी का बीज बनाकर बीज बेचता है और 10 लाख रुपए साल का कमा लेता 15 एकड़ से। तो मैंने वहां यूनिवर्सिटी को कहा कि इसको तो डॉक्टरेट की पदवी मिलनी चाहिए। तो चांसलर ने कहा कि ये तो 8वीं पास नहीं है। मैंने कहा वो आप छोड़ दो, ये तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों से बड़ा आदमी है। जो बीज वैज्ञानिक नहीं बना पा रहे हैं वो ये बनाकर किसानों को बेच रहा है। तो अभी थोड़े दिन पहले धारवाड़ विश्वविद्यालय ने अब्दुल रऊफ को डॉक्टरेट अवार्ड किया। और आप जानते हैं इसका फायदा क्या हुआ? जिस दिन अब्दुल रऊफ को डॉक्टरेट मिला, मैं खुद उस पुरस्कार समारोह में हाजिर था। सारे अखबार वाले और मीडिया वाले हाजिर थे। अगले दिन कर्नाटक के सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर छपा। 3 दिन के अंदर 500 किसान आ गए कि हम भी यही कर रहे हैं, आप देखो हमारे खेत में। हमें तो पता ही नहीं था, हम भी यही कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से। और उन 500 किसानों के खेत में जाके देखा तो एक एक से चमत्कार गाय के गोबर और गोमूत्र का। तब उन किसानों को सबकी लिस्ट बनाकर धारवाड़ यूनिवर्सिटी के सामने पेश हुआ। आज धारवाड़ यूनिवर्सिटी ने वो 500 किसानों को डॉक्टरेट दिया है। वो कहते हैं कि इनसे बड़ा कृषि वैज्ञानिक कौन हो सकता है? भले ये 8वीं फेल है, 7वीं फेल है, लेकिन इनकी जो अकल है, ये जो बुद्धि है, वो किसी वैज्ञानिक से ऊंची है। उस दिन से मुझे ये कन्विक्शन हो गया है कि अगर ये 500 किसान कर सकते हैं गोबर गोमूत्र से, मेरे अपने घर में गोबर गोमूत्र की खेती हो रही है, तो आप भी कर सकते हैं। आपके पास अगर थोड़ा भी खेत है, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, तो आप भी गोबर गोमूत्र से करना शुरू करें। तरीका इसका बहुत सरल है। गाय का गोबर ले लो, गाय का मूत्र ले लो, दोनों को इकट्ठा करके घोल दो, उसमें थोड़ा गुड़ मिला दो और चने की दाल का आटा या तो उड़द की दाल का आटा मिला दो। 15 दिन इसको रखो।
15 दिन के बाद इसमें पानी मिला दो, जितना गोबर मिलाया था उसका 10 गुना पानी मिला दो। अब ये जो घोल तैयार हुआ इसको खेत की मिट्टी में छिड़क दो, स्प्रे करना। इसके स्प्रे करने के 2 तरीके हैं। अगर आपके पास स्प्रे मशीन है तो उसका नोजल निकाल के स्प्रे कर दो, और अगर खेत में पानी लगाते हैं तो पानी के साथ ये घोल छोड़ दो तो मिट्टी में चला जाए। और एक तीसरा तरीका है कि खेत की मिट्टी ले लो और इसमें डाल दो, गोबर गोमूत्र का जो घोल है ना, मिट्टी इसको सोख लेगी, फिर उस मिट्टी को खेत में ऐसे डाल दो जैसे यूरिया डालते, और हर 15 दिन में करना है। मात्रा कितनी? अगर 1 एकड़ खेत है तो 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, 2 किलो गुड़ और 2 किलो दाल का आटा। अगर 1 एकड़ खेत है, 2 एकड़ खेत है तो 30 किलो गोबर, 30 लीटर मूत्र, 4 किलो गुड़, 4 किलो दाल का आटा। अगर आपका ज्यादा खेत है तो मल्टीप्लिकेशन करते जाओ। और इसमें कभी ज्यादा कम हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं। यूरिया ज्यादा कम हुआ तो खेत जल जाएगा, ये ज्यादा कम होने से कोई फर्क नहीं। बस इसमें सावधानी इतनी ही रखनी है कि जब गाय का मूत्र और गोबर आप डालें तो वो देशी गाय का ही होना चाहिए, तो जर्सी का मत मिला देना उसको। हाँ, जर्सी का मिलाएंगे तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा, वो मैं पहले ही बता देता हूं। फिर आप बोलेंगे राजीव भाई बोल के गए थे, हमने किया, परिणाम नहीं आया। परिणाम अच्छा तभी आएगा जब देशी गाय का गोबर और देशी गाय का ही मूत्र हो। फिर आप बोलेंगे जी देशी गाय नहीं है तो खरीद लो, छत्तीसगढ़ में मिलती है, भैंस बेच के गाय ले लो। एक भैंस बेचोगे तो 4-5 गाय आ जाएगी, और एक भैंस जितना खाती है उसमें 4 गाय खाएगी। बहुत खाती है भैंस, और नखरे भी बहुत है उसके। थोड़ी गर्मी ज्यादा हो जाए तो उसको स्नान कराना पड़ता है, नहीं तो दूध नहीं देती, और खाना थोड़ा कम हो जाए तो दूध नहीं देती। तो ये नखरे वाली भैंस को क्यों रखा हुआ है? गाय ले लो, सीधी सादी भोली भाली, थोड़ा कम भी खाएगी तो दूध कम नहीं होता उसका। गाय कम खाती है, गम भी खाती है, इसलिए उसको मां का दर्जा है। भैंस नहीं है ऐसे, तो भैंस बेचो, गाय ले लो। जर्सी गाय बेच के भी देशी गाय ले लो। फिर आप बोलोगे जी देशी गाय का दूध कम है, दूध बढ़ा लो। दूध बढ़ाने का बहुत सरल तरीका है, अच्छा खाना खिलाओ, गाय का दूध बढ़ेगा। अच्छा खाना खिलाओ, अच्छे खाने से मतलब हरा चारा खिलाओ उसको रोज, दूध बढ़ेगा। बिनोला खिलाओ, बिनोला, दूध भरपूर बढ़ेगा। और दूध ही नहीं बढ़ेगा, दूध में घी भी बढ़ेगा। मैंने एक गाय का परीक्षण किया था अपने घर में। मैंने एक गाय खरीदी जो 1.25 लीटर दूध देती थी, और उसको अच्छा खल खिलाना शुरू किया। खल समझते हैं? तेल निकालने के बाद जो खली, वो खिलाना शुरू किया। कभी तिल की खली खिलाता था, कभी मैं इसकी खिलाता था, कपासिए की, कभी सरसों की खिलाता था, तो वो सतत शुरू किया। वो गाय जिस दिन हमारे घर में आखिरी बार उसने बच्चा दिया, उसके बाद तो आप जानते हैं एक समय के बाद गाय बच्चा देना बंद कर दी, तो आखिरी बच्चा जब उसने दिया था तो उसका दूध 7.5 लीटर हो चुका था। 1.25 लीटर से 7.5 लीटर। फिर उसकी आगे की जो बछड़ी आई, उस गाय की जो बेटी थी, उसको भी अब हमने गाय बनाया है। आज उसकी बेटी का दूध 12 लीटर है। अब उसकी बेटी की बेटी आएगी, हमारी गारंटी है कि उसका 16-17 लीटर दूध होगा। और उसकी जब चौथी पीढ़ी आ जाएगी तो 25 लीटर तक दूध हो जाएगा। दूध बढ़ाया जा सकता है। गाय को अगर अच्छे से खाना खिलाओ, हरा चारा खिलाओ, दूध बढ़ता है। बिनौला खिलाओ, दूध बढ़ता है। खली खिलाओ, दूध बढ़ता है। और गाय को प्राकृतिक गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान नहीं, इंजेक्शन से गर्भवती नहीं बनाना, प्राकृतिक जो पद्धति है गर्भाधान कराने की वही कराओ, भरपूर दूध बढ़ता है। और गाय को थोड़ा घूमने के लिए छोड़ो, एक दिन में 3-4 घंटे वो घूम टहल के आए, दूध बहुत बढ़ता है। और गाय इतनी समझदार है कि उसको पालने वाला अगर बीमार है तो उसको मालूम है वो जंगल में जाएगी, कोई जड़ी बूटी खा के आएगी, उसका रस दूध में आएगा, वो दूध पियो तो मालिक ठीक हो जाए। इतनी सेंसिटिव, ये मैंने मेरे घर में देखा। और उसकी ये सेंसिटिविटी ही है जो उसको मां का दर्जा भारत की संस्कृति में मिला है। तो गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, दूध का बनाया हुआ दही, दही की छाछ, छाछ का मक्खन, मक्खन का घी, ये सब गाय का बहुत उपयोगी है। ये घर घर उपयोग होने लगे, गोबर और गौमूत्र से खेती होने लगे। तो मैंने हिसाब एक दिन निकाला कि गोबर गौमूत्र की खेती होगी तो अनाज जो पकेगा वो शुद्ध होगा, उसमें जहर नहीं, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट। शुद्ध अनाज खाएंगे तो शुद्ध शरीर होगा, शुद्ध शरीर होगा तो शुद्ध मन होगा,
शुद्ध मन होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो आचरण शुद्ध होगा, आचरण शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा तो दुनिया का स्वर्ग इसी जमीन पे उतर आएगा। और गाय कटना बंद हो गई तो आशीर्वाद उसको इतना उसका मिलेगा हमको कि ये देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाए। ये देश सोने की चिड़िया था जब गाय थी। जिस दिन से गाय कटना शुरू हुई ये देश रसातल में जाना शुरू हो गया। भारत की गिरावट उसी दिन से शुरू हुई है जिस दिन से गाय का कत्ल शुरू हुआ। और जब तक ये कत्ल बंद नहीं होता भारत फिर से ऊंचा कभी आएगा नहीं। तो इसलिए हमने गोरक्षा अभियान चलाया, उसका गांव गांव हम प्रचार करते हैं। आपको भी मैं निवेदन करने आया कि आप गांव गांव से आए हैं, इसी गोरक्षा की बातें गांव गांव में कहें। तो आप बोलेंगे ये सब बातें बोलने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हम लोगों ने कुछ किताबें बनाई है। एक पुस्तक बनाई है, उसका नाम है गोमूत्र चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, दूध का बनाया हुआ दही, दही से निकाला हुआ मक्खन और घी, ये 6 वस्तुएं जो गाय से मिलती हैं, इनका क्या क्या चिकित्सा में हम उपयोग ले सकते हैं। तो 148 रोगों में गाय के शरीर से मिली हुई किस वस्तु का क्या उपयोग है, वो पूरी पुस्तक है, करीब 100 पन्ने की है। वो पीछे एक स्टॉल है, आप वहां से ले सकते हैं। इस पुस्तक को आप लेके जाइए, ध्यान से पढ़िए और इसमें दिए हुए जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, वो 6 साल से मेरे खुद के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, अद्भुत परिणाम है, वो आप लोगों को बताना शुरू करें। एक दूसरी पुस्तक बनाई है स्वावलंबी खेती, गाय के गोबर और गोमूत्र से खेती कैसे करें और किस फसल में कितनी मात्रा में दें, उसकी पूरी पुस्तक है 100 पन्ने की, स्वावलंबी खेती। एक तीसरी पुस्तक है स्वदेशी चिकित्सा, माने रसोई घर में जो कुछ है, मैंने आपसे कहा ना, जैसे नमक है, जीरा है, हल्दी है, धनिया है, तुलसी है, अदरक है और गोमूत्र का इनका आपस का कॉम्बिनेशन क्या है, वो पुस्तक है स्वदेशी चिकित्सा। रसोई घर उसकी और गाय के मूत्र की। एक और पुस्तक है सौंदर्य चिकित्सा, माने चर्म रोग जितने होते हैं शरीर को, स्किन के जितने भी डिसीज है, इसमें क्या रोग है और क्या औषधि है, वो भी करीब 125 पन्ने की पुस्तक है। ऐसी एक गंभीर पुस्तक है, गंभीर रोगों की चिकित्सा, गाय के मूत्र से, रसोई घर की औषधियों से। हमारे जीवन में 48 गंभीर रोग हैं, जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, जैसे अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऐसे 48 गंभीर रोग हैं जिनमें या तो शरीर कटता है या आदमी की मृत्यु होती है। इन गंभीर रोगों को कैसे ठीक करें रसोई घर से और गाय के मूत्र से, वो पुस्तक है गंभीर रोगों की चिकित्सा। ऐसी कुल 5-6 किताबें हैं, वो हमने बनाई हैं, पीछे स्टॉल पर है, आप ले जाइए। इन किताबों को ध्यान से पढ़िए और लोगों को बताइए। और ये जो व्याख्यान मैंने दिया, अगर इस विषय में आपको ज्यादा रुचि है तो 40 घंटे का ऐसा ही एक व्याख्यान है, उसकी सीडी बनाई है, वो सीडी भी है, ऑडियो सीडी है, वीडियो सीडी है, वो आप ले सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं और उसकी कॉपी कर करके दूसरों को बांट सकते हैं। मेरा किसी पर कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। आप उसकी कॉपी बनाएं, गांव गांव बांटें, गली गली बांटें, ये अभियान गांव में चल पड़े, शहर में चल पड़े और इतना तेजी से चले कि छत्तीसगढ़ के एक-एक किसान तक ये जानकारी पहुंच जाए कि गाय का मूत्र कीमती है, गोबर कीमती है, उसको बेचो मत, उसको काटो मत, उसको पालो, तो आप भी सुखी रहोगे और देश भी सुखी रहेगा। इसी भावना से ये बातें मैं आपसे कहने आया। आपने बड़े ध्यान और शांति से सुना, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। दूसरों को अगर आप ये बातें सुनाएंगे तो और भी आभारी रहूंगा। और इस अभियान से अगर आप जुड़ना चाहें तो पीछे जहां ये पुस्तक और सीडी है वहीं पर आप नाम पता ले सकते हैं, हमें पत्र लिख सकते हैं, अपना नाम पता उनको दे सकते हैं, वो आपको पत्र लिख सकते हैं और हम और आप मिलकर इस अभियान को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, जिससे ये देश गो पालन और गो संवर्धन का देश बने और इस देश में स्वदेशी और स्वावलंबन बढ़े, लाखों करोड़ रुपए देश के बचे, हमारा स्वास्थ्य टिके। ऐसी भावना के साथ आप सभी का आभार। बहुत चौतरफे ज्ञान के सागर सागर समार